दोस्तों आज आपसे एक ऐसी चीज पर बात करना चाहता हूं जो हम सबको बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है और इसके बारे में बहुत सारे नैरेटिव्स हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स, मीडिया और एक्सपर्ट्स के। मैं बात कर रहा हूं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपीज में। आपने खुद बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी जिसमें आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम, एसआईपी सही नहीं है और सोना चांदी खरीदो क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा दबा के बाहर निकाल रहे हैं। बाय द डिप, यही सही समय है इन्वेस्ट करने का। लेकिन सच पूछो तो इतने सारे डिफरेंट साइट्स के नैरेटिव सुनने के बाद बिना डेटा समझे और बिना ट्रेंड देखे, दोस्तों मैं मानता हूं सिर्फ एक नॉइज है जब कोई क्लैरिटी नहीं है और सिर्फ ये और कंफ्यूजन पैदा करती है। देखो ये सच है कि फाइनेंशियल मार्केट लास्ट 24 महीने से बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड पे है। सेंसेक्स एक बार 85,000 तक पहुंचा, फिर यूएस ईरान वॉर की वजह से जबरदस्त क्रैश हुआ पूरे मार्च में और 71,000 तक आके गिरा। लेकिन फिर सीज फायर और पॉजिटिव न्यूज की समझौता हो सकता है, उसकी वजह से वापस 77,000 तक चला गया और इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि रिकवरी हो गई है। पिछले साल जब सेंसेक्स या निफ्टी में गिरावट आई थी तो मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे थे दिस इज बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया, नेगेटिव सेंटीमेंट्स है और इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और दोस्तों कोविड के बाद जो शेयर बाजार ने उछाल लगाया, जिसकी वजह से करोड़ों नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में या डायरेक्ट शेयर बाजार में, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है आज हम सब कुछ डेटा के साथ समझेंगे। अगर आपने कभी एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करी है या फिर आप आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि मैं वो चीज बताऊंगा जो तुम्हारा ब्रोकर, तुम्हारा फंड मैनेजर और तुम्हारा यूट्यूब फाइनेंस ब्रो नहीं बताएगा। मैं तुम्हें डेटा दिखाऊंगा, रियल नंबर्स, रियल चार्ट्स, रियल पेन, और सिर्फ डेटा के जरिए आपको सच दिखाऊंगा। मैं ना बुल साइड हूं ना मैं बेयर साइड हूं, रादर आई बिलीव कि ऑडियंस को कंप्लीट डेटा से सच दिखाना चाहिए ताकि उनका कोई भी हार्ड अर्न मनी कहीं भी ट्रैप ना हो। तो दोस्तों एक अलार्मिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। जुलाई 2024 से मार्च 2026 के बीच जितना फ्रेश मनी इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में आया है वो टोटल इंडस्ट्री के लास्ट 4 सालों के फ्लोस का 58% था। मतलब करोड़ ऑफ इंडियंस ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन 21 महीनों में इन्वेस्ट किया। और आज अप्रैल 2026 में अगर तुमने जुलाई 2024 के बाद एसआईपी शुरू करा होता तो तुम्हारा XIRR यानी इंटरनल रिटर्न नेगेटिव होता, मतलब एफटी से भी ज्यादा गया गुजरा। तो आज का सवाल यह है कि यह हो क्यों रहा है और आगे क्या होगा। तो चलो चलते हैं डेटा के साथ बिना किसी फिल्टर के। और कुछ लोग जो पहली बार ये सुन रहे हैं उनके लिए क्विक कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है। एक म्यूचुअल फंड को ऐसे समझो एक डब्बा जिसमें हजारों लोग अपना पैसा डालते हैं। एक फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक में लगाता है और तुम उस डब्बे के एक यूनिट के ओनर बनते हो। सिंपल। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने ऑटोमेटिकली एक फिक्स अमाउंट कट होती है तुम्हारे अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में चली जाती है। जैसे ईएमआई जाती है वैसे ही एसआईपी जाती है। और इसका फायदा यह है कि तुम मार्केट टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ते, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हो। XIRR का मतलब होता है दोस्तों कि तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न पर ईयर। लाइक बैंक एफडी आपको 7% पर एनम देता होगा और जब XIRR नेगेटिव हो मतलब एफडी भी उससे ज्यादा बेटर है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े अमेरिकन पेंशन फंड्स, यूरोपियन हेज फंड्स और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जब ये बेचते हैं तो मार्केट गिरती है और जब ये खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। और ये इंडिया के मार्केट के सबसे बड़े मूड सेटर्स होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक कंपनी अगर 10 रुपए कमाती है और शेयर उसका 200 रुपए का है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हुआ 20 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि तुम कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए कितना पैसा देते हो। तो दोस्तों होपफुली आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं डेटा की दुनिया में। पहला डेटा पॉइंट, और ये इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी ग्रोथ स्टोरी है। दोस्तों 2005 से 2013 तक नेट एक्टिव म्यूचुअल फंड फ्लोज इंडिया में इतने छोटे थे कि इन पे बात करना भी टाइम वेस्ट करना है। तब कोई कल्चर नहीं था, म्यूचुअल फंड सही है जैसा कैंपेन नहीं था और लोगों ने सुना भी नहीं था। लेकिन 2014 में टर्निंग पॉइंट आया, मोदी गवर्नमेंट आई, मार्केट बूम हुआ और सेंसेक्स ऊपर गया और लोग इंटरेस्टेड हुए। फ्लोज 54,500 करोड़ तक पहुंच गए। फिर 2017 में बड़ा जंप आया जहां म्यूचुअल फंड ने इनफ्लोज देखे 2,11,000 करोड़ के। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन 2017 में ही लॉन्च किया गया और इसका इफेक्ट क्लियरली दिखने लगा। एसआईपी कल्चर प्रॉपर्ली इस टाइम शुरू हुआ
और 2020 में नेगेटिव 21,900 करोड़ पे पहुंचा क्योंकि कोविड ने हिट करा और लोग डर गए। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन नेचर है कि जब मार्केट गिरती है तो पैसा लोग निकालते हैं। उसके बाद आई ग्रोथ की कहानी 2024 में, जो इसमें इंडिया का सबसे बड़ा साल आया। 4 लाख करोड़ के इनफ्लोज, सेंसेक्स 85,000 के ऊपर गया, यूफोरिया था और हर कोई एसआईपी एक्सपर्ट बन गया। और 2025 में इससे बड़ा रिकॉर्ड आया 4.5 लाख करोड़ का। मार्केट ने सितंबर 2024 में अपना पीक देखा, फिर वो गिरने लगी, बट एसआईपीज नहीं रुके, लोग लगातार पैसे डालते रहे। और 2026 के सिर्फ पहले 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च 1,10,000 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहां एक चीज नोटिस करो, फ्लोज रिकॉर्ड हाई पर है पर रिटर्न रिकॉर्ड लो पर। और ये फ्लो रिटर्न का जो डाइवर्जेंस है एक डेंजरस पैटर्न है। जब बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट के नियर पीक पर एंटर करते हैं और फिर मार्केट गिरती है तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बुरा होता है। और बैड एक्सपीरियंस का एक ही आउटकम होता है कि अगले करेक्शन के बाद वो निकल जाते हैं। और अगर वो निकल गए तो मार्केट की डोमेस्टिक सपोर्ट वाली जो दीवार है वो टूट जाएगी। जो एक कहानी चल रही है हमारे देश में कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतने स्ट्रांग हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक वाले देख लेंगे। अब दोस्तों एसआईपी अकाउंट्स का डेटा देखते हैं और यहां एक छुपी हुई कहानी है जो कोई नहीं बता रहा। मार्च 2022 में एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स रफली 5 करोड़ थे। एसआईपी फ्लोज मंथली 12,000 करोड़ के अराउंड थे। 2022 से 2024 के बीच दोनों नंबर्स ऊपर गए, ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए, ज्यादा पैसा आया और मार्च 2026 तक एसआईपी फ्लोज 26 से 30,000 करोड़ मंथली हो गए। अकाउंट 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए। बट यहां से एक डेंजर सिग्नल भी आ रहा है। एसआईपी अकाउंट की जो ग्रोथ है वो काफी फ्लैट हो गई है 2025-26 में और नए अकाउंट्स बनने की स्पीड भी स्लो हो गई है, बट फ्लोज अभी भी हाई हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना एसआईपी अमाउंट अब बढ़ा रहे हैं। नए इन्वेस्टर उतने नहीं आ रहे मार्केट में, जो कि एक चिंता का विषय है। ये क्लासिक मार्केट सैचुरेशन का सिग्नल है दोस्तों, जिसमें सोचने की काफी बड़ी जरूरत है। अर्बन मिडिल क्लास में जितनी जगह थी एसआईपी एडॉप्शन की वो ऑलमोस्ट भर गई है। एवरीवन हु वांटेड टू इन्वेस्ट हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। अब आगे रूरल और सेमी अर्बन में ज्यादा स्कोप है, बट वो एक स्लोअर और लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि इनका ट्रस्ट फिजिकल और टैंजिबल एसेट लाइक गोल्ड और रियल एस्टेट में ज्यादा होता है और उसमें रिसेंटली रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त देखने को मिले हैं। तो इसलिए दोस्तों यहां एक बड़ा रिस्क है कि अगर अगले 2 से 3 क्वार्टर में रिटर्न्स इंप्रूव नहीं हुए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एसआईपी क्रॉस कर सकते हैं। 10 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट में से अगर 10 से 15% भी पॉज करते हैं तो मंथली फ्लो 30 से 40,000 करोड़ रुपए कम होते हैं। यह मार्केट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डोमेस्टिक एसआईपी मनी ही वो दीवार है जो एफपीआई सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर दीवार कमजोर हुई तो मार्केट और टूट सकती है। दोस्तों अब देखते हैं म्यूचुअल फंड का पैसा जा कहां रहा है कैटेगरी वाइज। सबसे शॉकिंग नंबर पहले देखते हैं। 2024 में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए आए। यह सिर्फ एक साल में पूरे इक्विटी फ्लोज का अप्रोक्सीमेटली 40% था। डिफेंस फंड्स, पीएसयू फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, ईवी फंड्स, एआई टेक्नोलॉजी फंड्स, हर नैरेटिव के पीछे लोग दौड़ रहे थे। और एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जो म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, जो थीमेटिक फंड का वेटेड एवरेज एनएवी दिसंबर 2022 से कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है। मतलब जो लोग 2022 से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तीनों सालों में नेगेटिव रिटर्न्स पे हैं, और जो 2024 के पीक पर आए वो सबसे ज्यादा इस वाले टाइम पे दर्द में है। तो अब 2026 में शिफ्ट देखो कहां जा रहा है। 3 महीने में कहां गया पैसा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 24,200 करोड़ रुपए सिर्फ 3 महीनों में आए। इस पेस पर यह 2025 के फुल ईयर से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मल्टी एसेट फंड इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड कंबाइन करते हैं। जब इक्विटी वॉलेटाइल हो तो लोग डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस ढूंढते हैं। ये एक डिफेंसिव रोटेशन का सिग्नल है। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप और थीमेटिक से अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। लोग एक्टिव इक्विटी से हट रहे हैं और मल्टी एसेट डिफेंसिव डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। पैसिव लो कॉस्ट ऑप्शन प्रेफर कर रहे हैं और थीमेटिक स्मॉल कैप से दूर भाग रहे हैं। ये एग्जैक्टली वो पैटर्न है जो तब होता है जब इन्वेस्टर के सेंटिमेंट क्वाइटली डिस्टर्ब हो रहा हो। तो ये भी एक बड़ा डेंजर सिग्नल है दोस्तों अब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और यहां भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल एक्टिव ब्रोकरेज क्लाइंट्स थे 45.7 मिलियन, यानी 4.57 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.92 करोड़ थे, यानी 35 लाख से डिक्लाइन हुआ है, जो ईयर ओवर ईयर 7.1% का होता है। कोविड के बाद पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह नंबर गिरा। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ 1.89 करोड़ क्लाइंट्स थे, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.92 करोड़ तक पहुंचे, ऑलमोस्ट 3 गुना 4 सालों में।
और पहली बार गिरना ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये भी खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रहा है। ब्रोकर वाइज नंबर्स और भी ज्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है। जीरोधा ने 1 मिलियन क्लाइंट्स अपने खो दिए, 7.9 मिलियन से 6.9 मिलियन पे आ गए। अब स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 25% डिक्लाइन देखा, 2.7 मिलियन से 2 मिलियन तक। एंजल ब्रोकिंग ने 8 लाख क्लाइंट्स खो दिए और 5 पैसा कैपिटल 21% डाउन है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज 22% डाउन है। कोविड के बाद 2020 से 22 में एक पूरी जनरेशन ने पहली बार स्टॉक्स खरीदे थे। घर बैठे जीरोधा खोला, यूट्यूब से सीखा और फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड किया। इट वाज एक्साइटिंग, इट फेल्ट लाइक इजी मनी। और 2025-26 में रियलिटी ने थप्पड़ मारा। मार्केट वॉलेटाइल है और रिटर्न डिसअपॉइंटिंग है। एफएनओ ट्रेडिंग ने करोड़ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया। सेबी की एक रिपोर्ट बता चुकी है कि 90% से ज्यादा रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं। वो लोग अब क्वाइटली एग्जिट कर रहे हैं और शायद परमानेंटली। यह सिग्नल बताता है कि स्पेक्यूलेटिव रिटेल पार्टिसिपेशन जो 2020-22 के मार्केट का एक बड़ा ड्राइवर था, वो अब खत्म हो रहा है। दोस्तों, अब सबसे दर्दनाक डेटा पॉइंट देखते हैं। जो लोग एक्टिव एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट उनका अपना एक्सपीरियंस है। XIRR समझो। अगर तुमने मार्च 2022 से एसआईपी शुरू करी होती तो आज मार्च 2026 में तुम्हारा XIRR रफली 5 से 6% होता। ठीक ठाक है, एफडी के बराबर या थोड़ा ज्यादा है। मार्च 2023 से शुरू करी होती तो XIRR रफली 4 से 5% होता, यानी मार्जिनल। सितंबर 2023 से करी होती तो XIRR रफली 0 to 2% होता, नियरली फ्लैट। जनवरी 2024 से करी होती तो XIRR आपके नेगेटिव टेरिटरी में होता और जुलाई 2024 के बाद 10 से 15% माइनस रेंज में। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। रवि ने जुलाई 2024 में 10,000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू करी। 21 महीने में उसने 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। आज उसकी वैल्यू रफली 1,80,000 रुपए है। XIRR हमने लिया -12%। अगर वो पैसा एफडी में डाल देता तो 2,10,000 रुपए आज 2,26,000 रुपए होते एट 7.5% पर एनम। डिफरेंस ऑलमोस्ट 46,000 रुपीज का। यही दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और यही वो चीज है जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तोड़ती है। और कॉन्फिडेंस टूटा मतलब एसआईपी बंद, और एसआईपी बंद मतलब मार्केट का सपोर्ट स्ट्रक्चर कमजोर, और वो साइकिल और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफपीआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा शेयर बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। 2025 में -18.8 बिलियन डॉलर्स, यानी मैसिव सेलिंग और हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट ईयर। 2026 में सिर्फ 4 महीनों में ऑलरेडी -18.8 बिलियन डॉलर्स, और फरवरी से मार्च मतलब एक महीने में -14.2 बिलियन डॉलर्स, सिंगल बिगेस्ट मंथली सेल ऑफ इन हिस्ट्री। पर ये एफपीआई क्यों भाग रहे हैं? पहला रीजन, यूएस डॉलर स्ट्रेंथन अगेंस्ट रूपी और हायर यूएस इंटरेस्ट रेट। जब यूएस में 4 से 5% रिस्क फ्री रिटर्न मिले तो इंडिया जैसी वॉलेटाइल मार्केट में कोई क्यों पैसा लगाना चाहेगा? एफपीआई का पैसा यूएस बॉन्ड में चला जाता है। दूसरा रीजन है इंडिया में शेयर बाजार की रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस। जब साउथ कोरिया +44% पे बैठा है और ताइवान +28% पे बैठा है और इंडिया -9% पे है, तो ग्लोबल फंड मैनेजर कहां एलोकेशन करेंगे? ऑब्वियसली कोरिया और ताइवान में। अब एक और चीज समझते हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं, और ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एक ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ब्राजील जैसी सारी कंट्रीज होती हैं। दुनिया के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स पैसिव ETF जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड के फंड्स ये इंडेक्स फॉलो करते हैं। अगर इंडिया का वेट इस इंडेक्स में बढ़ जाए तो पैसिव मनी ऑटोमेटिकली इंडिया में आ जाता है। अगर वेट गिरता है तो पैसिव मनी ऑटोमेटिकली बाहर चले जाता है बिना किसी डिसीजन के, बस एल्गोरिदम के बेसिस पे। दिसंबर 2024 में इंडिया का MSCI इमर्जिंग मार्केट वेट जो था वो था 19.2%, जो दिसंबर 2025 में 12.3% तक आ गया। सिर्फ एक साल में 6.9 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट देखी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और कोरिया ने 9% से 17.4% तक जंप मारी और ताइवान ने 19.7% से 23.5%। इसका मतलब यह है कि एफपीआई आउटफ्लो इसलिए इतने रिलेंटलेस थे क्योंकि एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बेच रहा था। रिकवरी में भी इंडिया के ETF फ्लो नेगेटिव रहे, कोरिया और ताइवान के पॉजिटिव थे। तो यह बताता है हमको कि यह शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, यह एक स्ट्रैटेजिक अंडर एलोकेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया का MSCI वेट क्यों गिरा। इसके 2 रीजन हैं। एक है कि कोरिया और ताइवान ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया, दोनों मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स हैं। और दूसरा है कि सेमीकंडक्टर बूम जो है, जैसे सैमसंग में, SK हाइनेक्स में या TSMC में या AI चिप जो बूम आया, उसकी वजह से ताइवान और कोरिया डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। इंडिया में इक्विवेलेंट कोई भी ऐसे टेक चैंपियन नहीं है अभी।
जब तक इंडिया का एमएससीआई वेट वापस नहीं बढ़ेगा, ये स्ट्रक्चर सेलिंग प्रेशर हमेशा बना रहेगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं है दोस्तों। अब एक और बड़ा डेंजर सिग्नल, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने पास कितना कैश रखते हैं। जब फंड मैनेजर ज्यादा कैश रखता है मतलब वो कॉशियस है, मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। जब कैश कम होता है मतलब वो फुल्ली इन्वेस्टेड है और कोई बफर नहीं है। सितंबर अक्टूबर 2025 में म्यूचुअल फंड कैश लेवल अपने पीक पर था, रफली 6.5 से 7% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड मैनेजर ने कॉशियसली कैश रखा था क्योंकि मार्केट अनसर्टेन थी। मार्च 2026 में कैश परसेंटेज गिर गई, रफली 5.5 से 6% पे आ गई। क्यों गिरी? क्योंकि पिछले 45 दिनों में एफपीआईज ने रफली $19 बिलियन सेल करे। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने इसे एब्जॉर्ब किया, पार्टली स्ट्रॉन्ग एसआईपी इनफ्लोज से और पार्टली अपने खुद के कैश रिजर्व से। अब बफर रिड्यूस हो गया है। अगर एफपीआई सेलिंग कंटिन्यू करती है और रिटेल फ्लोज कम होते हैं तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास भी एब्जॉर्ब करने के लिए कैश नहीं होगा, वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये डिमिनिशिंग बफर सिनेरियो है, एक के बाद एक सेफ्टी नेट खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, जो हमको मार्केट की रिकवरी लग रही थी वो एक्चुअल में रिकवरी नहीं थी। म्यूचुअल फंड हाउसेज अपने कैश पोजीशन यूज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, अब इंडिया को ग्लोबली कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर देगा इंडिया को लेके। इंडिया का निफ्टी 50 प्राइस टू अर्निंग रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2026 में एस्टिमेटेड था एट 19.4 और फाइनेंशियल ईयर 2026 में अर्निंग ग्रोथ जो है वो सिर्फ 8.2% तक एक्सपेक्टेड थी। सोच के देखो, 19.4 टाइम्स के प्राइस पे सिर्फ 8% ग्रोथ, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। कंपेयर करो साउथ कोरिया से, जहां प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 8.6 है लेकिन अर्निंग ग्रोथ 192% है। तो एफपीआई ऑब्वियसली कोरिया को प्रेफर करेंगे क्योंकि उधर क्लियरली ज्यादा वैल्यू है। ताइवान का सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो एज इंडिया है लेकिन 53% तक अर्निंग ग्रोथ है। सेम प्राइस पे बहुत बेटर ग्रोथ है। एफपीआई ताइवान प्रेफर करेंगे। ब्राजील का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 के आसपास है लेकिन अर्निंग ग्रोथ 41% पे है, प्लस हाई डिविडेंड यील्ड्स, चीप मार्केट विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ऑब्वियसली एफपीआई उधर शिफ्ट करेंगे। अब देखो यूएस का एसएनपी 500, जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 21.6 पे है, स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया, बट अर्निंग ग्रोथ भी 20.9% है जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया का 8%। तो यूएस भी इंडिया से ज्यादा अट्रैक्टिव है इस टाइम पे, जो कि एक और खतरे की घंटी है। दोस्तों, अब मैं क्लियरली बताता हूं वो रिस्क जो मार्केट के लिए आगे खतरा बनेंगे। और यहां मैं एक चीज बोलना चाहता हूं जो फाइनेंशियल यूट्यूब पर कोई नहीं बोलता, रियल एसेट का रोल। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी और डेट के बीच नहीं होती, रियल डाइवर्सिफिकेशन में रियल एसेट भी होते हैं। और ये वो चीज है जो एचएनआईज और वेल्दी फैमिलीज कई सेंचुरी से करती आ रही हैं। पहला है गोल्ड। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट वेट गिर रहा है इंडिया का, एफपीआई सेल कर रहे हैं और मार्केट वॉलेटाइल है। इधर गोल्ड एक प्रूवन हेज है। 2025 में गोल्ड ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में रखना, फिजिकल या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ एक स्मार्ट मूव है। ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। दूसरा है रियल एस्टेट। अगर आपका होराइजन 7 से 10 साल का है और अपने शहर में आपने कोई प्रोडक्टिव रियल एस्टेट देखा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक रियल एसेट है, ये इक्विटी से अनकोरिलेटेड है और रेंटल इनकम भी जनरेट करता है। तीसरा है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया में बहुत लोग सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट करके रह जाते हैं, बट जब इंडिया अंडर परफॉर्म करता है लेकिन साउथ कोरिया, ताइवान, यूएस में ज्यादा एक्सपोजर मिलता है तो आपके पोर्टफोलियो को कुशन मिलता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या फीडर फंड इस काम के लिए हैं। एक ही बास्केट में सारे अपने अंडे मत रखो। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की इक्विटी मार्केट की पूरी ऑनेस्ट कहानी, हर डेटा पॉइंट से, बिना किसी फिल्टर के। और इंडिया एक रेजिलिएंट मार्केट जरूर है, ये बॉटम फाइंड करेगा, अर्निंग्स रिकवर करेंगी, एफपीआई वापस आएंगे, वो हमेशा वापस आते हैं। लॉन्ग टर्म इंडियन इक्विटी एफडी से बेटर रहेगा, ये गारंटीड पर नहीं है, पर हिस्टोरिकल डेटा ये हमें बताता है। पर अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक डिफिकल्ट पैच में हैं और उन्हें ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, फॉल्स होप की नहीं। गेम ऑफ पेशेंस की जरूरत जरूर है पर इन्फॉर्म पेशेंस की ज्यादा। अंधों की तरह मत काम करो, एक्सपेक्टेशन मैच करो रियलिटी से। इंडिया इक्विटी ने लास्ट 10 साल में फिनोमिनल रिटर्न्स दिए, 12 से 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, बट वो एक स्पेशल पीरियड था। लो इन्फ्लेशन, फॉलिंग रेट्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ और ग्लोबल लिक्विडिटी। आगे भी इक्विटी बीट्स एफडी लॉन्ग टर्म, बट 20 to 25% परमानेंटली मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। एंड प्लीज सिर्फ इक्विटी में मत सोचो, रियल एसेट भी रियल हैं। गोल्ड, रीट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सब तुम्हारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं जब इक्विटी स्ट्रगल कर रहा हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हारे पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट 2 सालों में, पॉजिटिव, फ्लैट या फिर नेगेटिव।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।